हेलो है। एक्चुअली मैंने होम लोन लिया था 5 साल के लिए 5 लाख का, 20 साल के लिए 5 लाख का जी तो मुझे उसका ईएमआई कम करवाना है। जी। तो मुझे कोई प्राइवेट बैंक में अप्लाई करना चाहिए या गवर्नमेंट है जैसे स्टेट बैंक? तो इसमें दो चीज़ें हैं दीपक जी। पहली बात तो अभी तक जो आपने जो लोन लिया है उस पर ये मैं मान ही के चल रहा हूँ कि आपने उसका जो भी ईएमआई एकदम सही समय पर भुगतान उसका किया है, तभी आप बैंक बदल पाएंगे। तो अगर ये आपने किया है तो टिपिकली दो खर्चे आपको इसमें आते हैं। एक तो जो आपका एग्जिस्टिंग बैंक है वो एक प्री पेमेंट चार्ज आपको चार्ज करेगा। वो टिपिकली जितना अमाउंट आप भर रहे हैं उसका 2 से 3% तक वो नॉर्मल चार्ज होता है। और जो नई बैंक में आप जा रहे हैं वहाँ पर शायद थोड़ा सा प्रोसेसिंग फ़ी हो सकता है। अभी कई स्कीम्स चल रही हैं जहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी भी नहीं लग रहा है। तो कुल मिला के ये दो कॉस्ट्स होते हैं। अगर आपका ब्याज की दर 0.5% भी कम हो रही है तो भी मेरे ख्याल से, और आपका जो अवधि बची है वो 10 साल से ज़्यादा है, तो भी आपको ये प्री पेमेंट चार्ज प्लस प्रोसेसिंग ही देने में उसके बाद भी आपको फ़ायदा होगा। रहा सवाल आपका कि आप सरकारी क्षेत्र की बैंक के पास जाएं कि निजी क्षेत्र की बैंक के पास जाएं, ये आपका अपना चॉइस है। जो आपको बेटर रेट दें उन्हीं के पास आप जाइए। हाँ, फिलहाल ये बात ज़रूर है कि सरकारी क्षेत्र की जो बैंक्स हैं उनकी जो रेट आज की तारीख में है वो निजी क्षेत्र की बैंकों से थोड़ी सी कम है। तो चाहे आप स्टेट बैंक के पास जाइए, कैनरा बैंक के पास जाइए या LIC हाउसिंग फाइनेंस के पास जाइए, थोड़ा सा रेट उसमें आपको कम मिलेगा। लेकिन दूसरी प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स हैं, HDFC हैं, वो भी अच्छा रेट दे रही हैं। जी, मेरे दोनों बच्चों का, एक है 18 साल का और एक है 15 साल का। तो मैंने 3 साल पहले उनका पॉलिसी निकाला था और अभी यानी लास्ट जो था 3 साल कंप्लीट होने को, तो मैं भूल गई भरने का कुछ काम की वजह से। तो अभी लेटर आया है कि उनका ये हो गया करके। तो उसके बारे में मुझे पूछना है कि क्या करना चाहिए आगे, मुझे कंटिन्यू करना है। पॉलिसी लैप्स हो गई आपकी? हाँ, लैप्स हो गई है, ऐसा लेटर आया है मुझे। लेकिन वो जो एजेंट है उसने भी मेरे को इन्फॉर्म नहीं किया। एक्चुअल उसके पास मेरी 3 पॉलिसीज है। हाँ, तो क्या करना चाहिए? जी जी। तो लैप्स्ड पॉलिसीज में अब ये कितना समय बीता है ये नहीं पता, बट टिपिकली हर लैप्स पॉलिसी में आपको चांस रहता है कि आप उसको जो प्रीमियम आपने नहीं भरा है उसको भरकर उसकी ब्याज जो जितनी दिन तक नहीं भरा उसका इंटरेस्ट का मुआवजा आपको देना पड़ता है, वो भरकर आपकी पॉलिसी रीइंस्टेट हो जाती है। अगर होता है कि कई बार मेडिकल भी फिर से कराना पड़ता है, लेकिन आपने बताया कि ये तो 15 साल और 18 साल के बच्चों के लिए है, तो शायद मेडिकल फिर से ज़रूरत ना पड़े। अमाउंट कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन लैप्स पॉलिसीज़ को फिर से शुरू करना नॉर्मली हर इंश्योरेंस कंपनी में स्कीम होती है। अगर आपका एजेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो आप इंश्योरेंस कंपनी में डायरेक्टली बात करिए। आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी पर नंबर होगा कस्टमर केयर का, वो उधर आप क्लियरली बात कर सकती हैं। उस नंबर पर टेलीफोन से भी बात कर सकती हैं, आप वेब पर भी जाकर उनको ईमेल भी भेज सकती हैं। इंश्योरेंस कंपनीज इसमें काफ़ी मुस्तैद होती हैं, वो भी चाहते हैं कि आप पॉलिसीज़ कंटिन्यू करिए। तो मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। मेरे माता पिता जी की जो प्रॉपर्टी है जी, जो बदलापुर में है, अगर मैं वो बेचता हूँ जी, जिसके ऊपर LIC का लोन था जो मैंने क्लियर कर दिया ऑलरेडी, जी, अगर मैं वो बेचता हूँ तो वो जो पैसा मेरे को आएगा जी, वो पैसा मुझे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा या मैं फिर कहीं और इन्वेस्ट कर सकता हूँ? प्रॉपर्टी कैसी है, लैंड है कि हाउस प्रॉपर्टी है? लैंड प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी। सॉरी, घर है कि जमीन? घर है। तो आप इस हिसाब से पूछ रहे हैं कि कैपिटल गेन्स आपको उसमें हो रहा है, उस पर टैक्स अगर बचाना हो तो कहाँ डालना पड़ेगा, यही पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। तो अगर टैक्स बचाना है, घर बेचकर जो कैपिटल गेन्स हुआ है और उसका अगर आपको टैक्स बचाना है, तो आपके पास ये कैपिटल गेन्स का टैक्स आपके पेरेंट्स पर लगेगा, आप पर नहीं लगेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी उनकी थी। तो पहली बात तो कैपिटल गेन्स कितना है उस पर डिपेंड करेगा। 2.25 लाख का तो उनका एग्जेम्पशन लिमिट ही होता है।
पहली बात। दूसरी बात, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर ऑन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी करीबन 22.5% का टैक्स लगता है इंडेक्स होने के बाद। तो अगर ये बहुत पुरानी प्रॉपर्टी अगर आपके पास थी तो शायद कैपिटल गेन्स की लिमिट, जो कैपिटल गेन्स टैक्स लग रहा है आप पे, बहुत ज़्यादा ना हो, तो उसका आप प्लीज़ कैलकुलेशन करिए। दूसरी बात, और फिर अगर आपको सेविंग ही करना है उस कैपिटल गेन्स टैक्स का, तो आपके पास दो विकल्प हैं। एक ये कि आप एक दूसरे घर में लीजिए, ये आपके पेरेंट्स को लेना पड़ेगा, मैं फिर से बता दूं, क्योंकि कैपिटल गेन उनको हुआ है। तो वो अगर प्रॉपर्टी लेते हैं दूसरी, तो उनको कैपिटल गेन्स पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जितना कैपिटल गेन्स हुआ है वो प्रॉपर्टी कम से कम उतने की होनी चाहिए। और दूसरा विकल्प ये है कि अगर 50 लाख से कम के कैपिटल गेन्स हैं तो आप कैपिटल गेन बॉन्ड स्कीम में भी पैसा लगा सकते हैं, और उसके बाद भी आपको जो है कैपिटल गेन्स का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन एकदम सिंपल है। एज पर गवर्नमेंट गेजेट नोटिफिकेशन, द सीनियर सिटीजन स्कीम इज ओनली फॉर 5 years, thereafter it can be extended for another 3 years. Correct. My question is, after the expiry of the 8th year, whether I will forfeit the right to extend it further, or what I am to do? मुजुमदार साहब, ये इसलिए रखा गया है कि इसकी जो ब्याज की अमाउंट है 9%, ये फिक्स्ड है। तो सरकार जो है ये नहीं आपको गारंटी दे सकती कि 8 साल के बाद ये स्कीम पहली बात रहेगी या नहीं रहेगी, और अगर रहेगी तो इसकी ब्याज की दरें क्या होगी, और इसलिए एक इसकी सीमित अवधि जो है वो रखी गई है। वेरी क्लियरली अगर हम पास्ट देखें तो स्कीम कोई ना कोई फॉर्म में पक्का ही अवेलेबल होगी। कोई भी गवर्नमेंट सीनियर सिटीजन्स को अनॉय करना अफोर्ड नहीं कर सकती, तो क्लियरली ये स्कीम कोई ना कोई फॉर्म में होगी। ब्याज की दर क्या होगी, अवधि क्या होगी, वो तो उसी समय पता चलेगा। लेकिन बहुत ही अच्छी स्कीम है, मेरे ख्याल से ये आपके पोर्टफोलियो में क्लियरली होनी चाहिए।